हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका कुछ पार्ट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है अलग से समझने के लिए। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड। तो पहले के चैप्टर्स में हमने ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में, किस तरीके से उसने अफेक्ट किया था राजास को, नवाब्स को, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। इस चैप्टर्स में हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस पर, स्टूडेंट्स की लाइफ पर। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ पर, यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई पर किस तरीके से ब्रिटिश रूल ने असर डाला, ब्रिटिश लोगों ने कैसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि उनकी स्टडीज़ अफेक्ट हुई और किस तरह से उनकी स्टडीज़ आगे बढ़ी। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़। आपको पता है कि ब्रिटिश लोग जब यहाँ आए थे स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऐसा करके ही वो यहाँ के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो टेरिटरीज़ पे भी वो कब्जा करने लग गए। तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करने ही नहीं आए थे वो, ना कि वो सिर्फ रिवेन्यूज़ पे कंट्रोल करने आए थे। अब उनका जो एम था वो बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने ये फील करा कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है, यानी कि वो अपने कल्चर को हमारे इंडिया के कल्चर में से रिप्लेस कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी हम लोगों के जैसे ही कल्चर को फॉलो करने लग जाएं और हम उनका कल्चर पूरी दुनिया में फैले। तो उनकी नज़र में ये उस कल्चर को फैलाना, यहाँ के नेटिव्स को सिविलाइज करना था। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि यहाँ के असभ्य लोग हैं, हमारे इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको सभ्यता नहीं पता, और वो हम लोगों को सभ्य बनाएंगे अपने कल्चर को फैलाकर, ठीक है। और हमारे कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। तो ऐसे कौन से चेंजेस थे जो उन्होंने ये सब करने के लिए किए, और इंडियंस को कैसे एजुकेट किया, मतलब उनकी नज़र में सिविलाइज किया, और मेड इनटू व्हाट ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। और ऐसा करके उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी नज़र में जो इंडियंस हैं वो अच्छे सब्जेक्ट्स, यानी एक अच्छी प्रजा बन सके। तो ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका उन्हें एकदम से पता था कि ये उन्हें कैसे करना है। उनके जो सवाल थे कि कैसे करना है उन लोगों को एजुकेट, कैसे करना है इंडियंस को, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन कई दशकों तक इसके बारे में वो डिबेट्स चलती रहीं। अब इसका पहला टॉपिक है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन को किस रूप में देखा। लेट्स लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। क्या उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने किया, और किस तरह के जो आइडियाज़ थे एजुकेशन के दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड, जो आज हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम में हैं ऑलरेडी, लेकिन हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो शुरू से ही रहे होंगे, ठीक है। हम उनके बारे में इतना डीपली सोचते नहीं हैं कि कैसे इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन वो पिछले 200 सालों में जाके इवॉल्व हुए थे। इस प्रोसेस में, ये सब जानने के प्रोसेस में, अब हम ये भी देखेंगे कि इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया ब्रिटिश के आइडियाज़ को, एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज़, और फिर बाद में उनके अपने व्यूज़ किस तरीके से बने, और कि इंडियंस को एजुकेट कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। शुरू शुरू में डिबेट्स चलती रही। थोड़े ब्रिटिश भी कंफ्यूज थे, उन्होंने नई नई तरीके की एजुकेशन सिस्टम्स अप्लाई करने की कोशिश की। फिर एक ट्रायल एंड एरर तरीके का एक मेथड्स उनके चले, उनको लगा कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कुछ और लोग आए जिनको दूसरे तरीके के मेथड्स ठीक लगे, फिर उन्होंने वो भी अप्लाई किए। तो फाइनली जो हमारा आज एजुकेशन सिस्टम है उन सब का, और बाद में जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, जो हमारे अपने इंडियंस थे, उनकी भी सोच की मिला जुला परिणाम है जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम पहला एक ट्रेडिशन जो एजुकेशन का है उसके बारे में समझेंगे, दैट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ये ओरिएंटलिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो 1783 में जो पर्सन है जिनका नाम था विलियम जोन्स, वो कैलकाटा आए। उनकी अपॉइंटमेंट थी एक जूनियर जज के साथ सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कंपनी ने सेटअप किया था। आपको पता है कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया था कंपनी ने, और इसके साथ ही वो एक्सपर्ट थे लॉ में। तो जोन्स एक लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट किसके बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है, इसको भी आप साथ में समझते चलेंगे कि ऐसा इंसान जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस की स्टडी करता है और उनको जानता है। उन्होंने क्या किया था, ग्रीक पढ़ी हुई थी, लैटिन पढ़ी हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश ये भी जानते थे। और उन्होंने पिकअप किए थे कुछ अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन। और कैलकाटा में उन्होंने क्या किया, काफ़ी घंटे बिताए एक दिन में पंडितों के साथ, जो कि पंडितों ने उन्हें क्या सिखाया, कुछ संस्कृत लैंग्वेज में कुछ श्लोक वगैरह उनको समझाए और ग्रामर समझाई, ठीक है।
पोइट्री बताई। धीरे धीरे जल्दी ही क्या हुआ, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ने लग गए वो। लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और अदर साइंसेस जो इंडिया की पहले से ही थी उनको उन्होंने पढ़ा। जोन्स ने क्या डिस्कवर किया कि उनका जो इंटरेस्ट है, दैट हिज इंटरेस्ट वॉज शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। मतलब उस टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी ऐसा कर रहे थे जैसा कि उन्होंने किया, यानी कि इंडियन कल्चर को पढ़ रहे थे। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनियल हॉलहेड, वो भी बिजी थे किस काम में, इस इंडियन एंशिएंट हेरिटेज को डिस्कवर करने में और इंडियन लैंग्वेजेस में मास्टरिंग करने के लिए और संस्कृत को ट्रांसलेट करने के लिए और पर्शियन वर्क को किसमें, इंग्लिश में, जिससे कि इंग्लिशमैन या इंग्लिश ऑफिशियल्स उनको समझ सकें। दोनों ने मिलकर क्या किया, जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित की। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने एस्टैब्लिश की, दैट इज़ विलियम जोन्स ने। और उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट की जिसको एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से जाना गया। ठीक है, ये आपको समझना है ध्यान से। ये देखिए, ये एक स्टैचू है, दैट इज़ हेनरी थॉमस कोलब्रुक का है। वो क्या थे, एक स्कॉलर थे संस्कृत के और एंशिएंट सैक्रेड राइटिंग्स की जो हिंदुइज्म पर लिखी गई थी। ठीक है, जोन्स और कोलब्रुक वो क्या उन्होंने एक पर्टिकुलर एटीट्यूड्स इंडिया की तरफ दिखाया। उन्होंने क्या किया, एक डीप रिस्पेक्ट शो की इंडियन कल्चर के बारे में। मतलब वो ऐसे ही नहीं कि इंडिया के लिए ही रिस्पेक्ट शो करते थे, वो वेस्ट के लिए भी करते थे, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर के लिए भी रिस्पेक्ट थी उनके मन में। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में वो ये फील करते थे कि उन्होंने ग्लोरी अटेन की थी एंशिएंट पास्ट से, यानी कि वो बहुत अच्छा उनका रिच कल्चर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, और इंडिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इंडिया के जो प्राचीन लीगल और सेक्रेड टेक्स्ट है, यानी कि उनको जो कि एंशिएंट पीरियड में बनाए गए थे उनको पढ़ें। ठीक है, और फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़, क्योंकि वो टेक्स्ट ही से ही उन्हें पता चल सकता था कि रियल आइडियाज़ और लॉज क्या हैं हिंदुइज्म के और मुस्लिम्स के। ठीक है, तभी तो वो उनके लॉज को, उनके कल्चर को समझेंगे, तभी हम उनको अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और इन कल्चर्स का, इन टेक्स्ट का अगर हम दोबारा से स्टडी करेंगे तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम उन लोगों के, जो लोग पहले से यहाँ रहते आए हैं और जो पहले से जो कस्टम्स को फॉलो करते आए हैं, हम उनको ईजिली समझ पाएंगे और उनको भी समझने में हमें हेल्प मिलेगी और वो हमें कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए जोन्स और कोलब्रुक क्या किया उन्होंने, वो डिस्कवर करते रहे एंशिएंट टेक्स्ट को और उनका मीनिंग समझते रहे, उनको ट्रांसलेट करते रहे और अपनी जो उनको पता लगता रहा साथ ही साथ वो लोगों को बताते भी रहे। इस प्रोजेक्ट में उनको लगा कि वुड नॉट ओनली हेल्प द, इस प्रोजेक्ट से उनको लगा कि ब्रिटिश को इंडियन कल्चर को ना ही सिर्फ समझने में हेल्प मिलेगी, बल्कि इससे इंडियंस को भी अपने ही हेरिटेज को रीडिस्कवर करने में हेल्प मिलेगी, जो कि वो भूल चुके हैं अपने ही एंशिएंट पास्ट को, जो कि बहुत रिच था। और वो समझ जाएंगे कि उनकी पास्ट की ग्लोरीज क्या थी। और इस प्रोसेस में ब्रिटिश क्या होंगे, एक तरीके से इंडियन कल्चर के गार्जियंस के रूप में और उनके मास्टर्स के रूप में भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होते हुए कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स ने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश को इंडियन लर्निंग को ही प्रमोट करना चाहिए, वेस्टर्न लर्निंग को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। ठीक है, जैसे आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं और हम वेस्टर्न चीज़ों को भी, सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त इस ओरिएंटलिज्म वाले जो सोच के जो ऑफिशियल्स थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या, ब्रिटिश थे, उन लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर इंडियन कल्चर की ही चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। उनको ऐसा लगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरीके से सेटअप करने चाहिए जिससे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को की स्टडी को एनकरेज करें, संस्कृत पढ़ाई जाए, वहाँ पे पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री पढ़ाई जाए। और ऑफिशियल्स ने ये भी सोचा कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स को पढ़ाया जाना चाहिए वही चीज़ें जिससे कि वो पहले से ही परिचित हैं। ठीक है, और जिसको वो पहले से ही वैल्यू करते हैं, जो पहले से ही उनके लिए खजाने के रूप में हैं ऑलरेडी, और ना कि वो सब्जेक्ट जो कि उनके लिए एक तरीके से बाहर के सब्जेक्ट हैं, विदेशी सब्जेक्ट हैं। और ऐसा करने पर ही उनको ऐसा लगा कि ऐसा करने पर ही ब्रिटिश लोग यहाँ के रहने वाले निवासियों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, और तभी जो हम विदेशी रूलर्स यानी कि ब्रिटिश रूलर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी प्रजा से सम्मान पाएंगे। ठीक है, तो ये ओरिएंटलिस्ट जो ऑफिशियल्स थे उनकी ये सोच थी उस टाइम। और इस उद्देश्य के लिए
मदरसा सेटअप किया गया कलकत्ता में 1781 में, जिससे कि अरेबिक और पर्शियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी वहाँ पर हो सके। और हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, जो कि एंशंट संस्कृत टेक्स्ट को की स्टडी को एनकरेज करेगा और इस तरीके से वहाँ की अपनी इंडिया की कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, मदरसा किसे बोलते हैं? एक अरेबिक वर्ड है, एक ऐसी प्लेस को, लर्निंग को, एक तरीके से स्कूल जिसे कह सकते हैं हम, किसी भी टाइप का स्कूल या कॉलेज, उसको हम मदरसा बोलते हैं इन अरेबिक। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमने ये समझा कि जो इंडिया में स्टडीज़ ब्रिटिश के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा था, स्टार्टिंग में उनको पता नहीं था, उन लोगों ने थोड़ी सी डिस्कवरीज़ की इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में। जो हिंदू मुसलमान यहाँ रहते थे उनके प्राचीन जो टेक्स्ट उनको मिले उसके बारे में उन्होंने स्टडी की, कल्चर की स्टडी की। और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप निकल के आया ऑफिशियल्स का, जो कि इस बात पे एम्फेसाइज करता था कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो इंडिया के ही कल्चर का होना चाहिए, मतलब पढ़ाई उसी चीज़ की होनी चाहिए जो ऑलरेडी वहाँ पर थी, ना कि वो चीज़ जो कि ब्रिटिश लोग अपने देश से यहाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यू हो गया। इस वीडियो में हमने इस व्यू के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट व्यू के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ओरिएंटलिस्ट जो ऑफिशियल्स थे वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे। अब हम यहाँ पे उसके अगले पार्ट को पढ़ते हैं, जो कि उसकी कुछ ऑफिशियल्स के बारे में बताएगा जो उनकी थिंकिंग कुछ डिफरेंट तरह की थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सारे ऑफिशियल्स उस तरह के व्यूज़ के नहीं थे जैसे ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है, तो वो बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे थे कि जो कि क्रिटिसाइज़ करते थे ओरिएंटलिस्ट का। ठीक है, वो क्या कहते थे? ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। फ्रॉम द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। तो जो ओरिएंटलिस्ट सोचते थे कि इंडियंस को इंडियन कल्चर के बारे में ही, हमें उनके एंशिएंट पास्ट के बारे में ही पढ़ाया जाना चाहिए, इसको वो कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स अर्ली 19th century से ही क्रिटिसाइज़ करने लग गए। वो क्या कहते थे कि जो ईस्ट की नॉलेज है, यानी कि हमारे देश की जो नॉलेज है वो एरर्स से भरी हुई है, अनसाइंटिफिक थाट्स हैं उसमें, और ईस्टर्न लिटरेचर नॉन सीरियस है, बिल्कुल लाइट हार्टेड है, यानी कि उसमें बिल्कुल समझ नहीं है। और वो ये भी आर्ग्यू करते थे कि ब्रिटिश अगर लोग ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा कि वो अपना एफर्ट एक ऐसी स्टडी पर लगाएं जो अरबिक है, संस्कृत लैंग्वेज के लिटरेचर की, यानी कि वो जो कि उनकी नज़र में अनसाइंटिफिक स्टडीज़ है उस पर हम एफर्ट ना लगाएं, उनका ये कहना था। ठीक है, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल आते हैं जेम्स मिल। वो उनमें से एक थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को अटैक किया। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश की कोशिश है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के लोगों को वो चीज़ पढ़ाएं जो वो पढ़ना चाहते हैं और जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ उनको खुश करने के लिए और उनके दिल में जगह बनाने के लिए, बल्कि वहाँ पे एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए, उनको वो चीज़ पढ़ाई जाए जो उनके लिए यूज़फुल हो और प्रैक्टिकल हो। तो इंडियंस हैं, उनको किस चीज़ से परिचित करवाना चाहिए? साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जो वेस्ट में हो चुकी हैं, ना कि वो चीज़ जो पोइट्री या सैक्रेड लिटरेचर ओरिएंट लोग रेफ़र करते हैं। ठीक है, उनको वो नहीं बढ़ाना चाहिए। 1830s तक ओरिएंटलिस्ट का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ द सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो वो भी एक इस टाइप के ही क्रिटिक थे। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है और उसको सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ के लोगों को ना तमीज़ है, ना कुछ उनको किसी चीज़ की समझ है, ना भाषा की समझ है, ना किसी साइंटिफिक चीज़ों की समझ है, बस वो सिर्फ पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और हम उनको सिविलाइज करेंगे। और वो ये कहना चाहते थे कि ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ब्रांच, ना मैथमेटिक्स, ना आर्ट, ना जियोलॉजी, ना जो कि हम हर चीज़ से पहले से ही परिचित थे, लेकिन वो हमारे बारे में ये सोचते थे कि ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ब्रांच उनकी नज़र में इंग्लैंड में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उससे कंपेयर नहीं की जा सकती। और वो ये भी कहते थे कि एक सिंगल शेल्फ, यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ ले लो आप, वो इंडिया के सारे नेटिव लिटरेचर के पूरे एक बल्क जो पूरा बंच है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि वो उससे बड़ा है, अच्छा है। और वो ये कहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, उसे पब्लिक मनी को वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए ओरिएंटल लर्निंग सिखाने में, क्योंकि उनकी नज़र में इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं था। ठीक है, और विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकॉले ने क्या एम्फसाइज़ किया कि
इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ के लोगों को। उनको ऐसा लगा कि जो इंग्लिश की नॉलेज है उससे इंडियंस कुछ अच्छे लिटरेचर जो ब्रिटेन में बन चुके हैं उसको पढ़ पाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड में बन चुके हैं उनको पढ़ पाएंगे, और उससे उनको पता चलेगा कि वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी में कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इंग्लिश को पढ़ाने से लोग सिविलाइज हो जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि उनको सब पता चल जाएगा जो वर्ल्ड में हो चुका है इंग्लिश के थ्रू, और उनके टेस्ट चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, और उनका कल्चर एक तरीके से वेस्टर्न हो जाएगा। और मैकॉले ने एक मिनट तैयार किया, मिनट इज़ अ पेपर। उसमें क्या किया उसने, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट तैयार किया, 1835 में इंट्रोड्यूस किया। और ये जो डिसीजन है इसमें इंग्लिश को मीडियम बनाना था हायर एजुकेशन का, यानी कि आपको ध्यान रखना है ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि इंग्लिश वॉज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हायर एजुकेशन एट दैट टाइम according to Macaulay's Minute, and to stop the promotion of the Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College, यानी कि अब इनको प्रमोट कर देना, जो पहले से इस्टेब्लिश कर दिए थे ओरिएंटलिस्ट के द्वारा, उसको प्रमोट कर देना, बंद कर देना चाहिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डार्कनेस का टेम्पल कहा गया उनके द्वारा, ठीक है, और उनकी नज़र में ये अपने आप को क्षति की तरफ और डिके, ह्रास की तरफ ले जा रहे हैं। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक अब क्या थी, वो स्कूलों में प्रोड्यूस की जाने लगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने दूसरा व्यू पढ़ा जो किसका था, जो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते थे, जो हमारे जो टेक्स्ट को, ईस्ट के टेक्स्ट को, ईस्ट के कल्चर को अनसिविलाइज्ड मानते थे, उनके हमने पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको जाना, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट्स को पढ़ेंगे, और हम अलग अलग पार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम इस चैप्टर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इजी कर पाएँ, ठीक है। बाद में आपको एक पूरा वीडियो इस पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, तो आप इस सीरीज़ में बने रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन में हैं अपने क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के थर्ड पार्ट को हम आप कंटिन्यू करेंगे। इसमें थर्ड पार्ट में है एजुकेशन फॉर कॉमर्स, जो ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उनका क्या पर्पस था, क्या सोच थी उनकी। हम थर्ड पार्ट में समझते हैं कि वो क्या चाहते थे, कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स, यानी कि एजुकेशन इसलिए फैलाई जाए जिससे कॉमर्स बढ़े। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो लंदन में थे, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा यहाँ पे, जो गवर्नर जनरल काम कर रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, और उनको इशू किया था चार्ल्स वुड ने, और जो कि चार्ल्स वुड कौन थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंपनी के, तो इसलिए हम इनके नाम पर ही उसको वुड्स डिस्पैच माना जाता है, डिस्पैच, ठीक है, ये मतलब सेट ऑफ रूल्स समथिंग आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी। इस डिस्पैच में क्या था कि इंडिया में एजुकेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसको कुछ आउटलाइन, यानी कि उसका कुछ एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था जो कि इंडिया में फॉलो किया जाना था। और इसमें एम्फोसाइज़ किया गया एक बार फिर से कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स यूरोपियन लर्निंग के बढ़ाए जाएं, मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएं इंडिया में, और जो कि खिलाफ थे ओरिएंटल नॉलेज के, ओरिएंटल नॉलेज को एक तरीके से सिरे से नकार दिया गया। तो एक प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता था डिस्पैच का, जो डिस्पैच ने पॉइंट किया कि क्या प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है अगर हम यहाँ पे यूरोपियन लर्निंग यहाँ के लोगों को सिखाएंगे, तो उसका एक एम ये हो सकता है कि इकोनॉमिक हो सकता है वो, ठीक है। यूरोपियन लर्निंग में क्या कहा गया, इससे इंडियंस समझ जाएंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार बढ़ने से, कॉमर्स बढ़ने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इससे उनको रिसोर्सेज को डेवलप करने का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल जाएगी कंट्री के, और वो इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, और वो यूरोपियन तरीके से रहना शुरू कर देंगे, और इससे उनके टेस्ट चेंज हो जाएंगे, उनकी इच्छाएं चेंज हो जाएंगी, और वो ब्रिटिश गुड, यानी क्योंकि अगर वो बिल्कुल वेस्टर्न तरीके से जीना शुरू कर देंगे, वहाँ को समझना शुरू कर देंगे, तो जो ब्रिटिश लोग गुड्स यूज़ करते हैं, सामान यूज़ करते हैं, वो वही यूज़ करना शुरू कर देंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही कल्चर को अपनाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और इंडियंस क्या होंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे इन ब्रिटिश गुड्स को, और ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो यूरोप में प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो यूरोपियन लर्निंग है उससे इंडियंस का मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव होगा, मतलब उनका कहना था कि इंडियंस का तो मॉरल कैरेक्टर अच्छा ही नहीं है, वो तो ये कहना चाहते थे कि हम तो मॉरली बहुत डिक्लाइंड है, और वो ही हमारे मॉरलिटी को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इससे वो ये कहना चाहते थे कि हम ट्रूथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और कंपनी को सिविल सर्वेंट्स भी फिर ट्रूथफुल और ऑनेस्ट मिलेंगे, क्योंकि
कंपनी क्या करेगी, ब्रिटेन से तो बुलाएगी नहीं सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए, वो इंडियन को ही लेगी, ठीक है। और वो इस तरीके के सिविल सर्वेंट्स बनेंगे जिन पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। तो जो लिटरेचर है ईस्ट का, वो ये कहना चाहते थे जो हमारा लिटरेचर है, ईस्ट का लिटरेचर है, वो बहुत सारे एरर्स से भरा हुआ है, और इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी। और जो हमारा लिटरेचर है उससे लोगों में ड्यूटी, मतलब एक तरीके से अपने काम के प्रति निष्ठा, वो नहीं डाल पाया हमारा लिटरेचर, कमिटमेंट टू वर्क नहीं डाल पाया है, और ना ही वो हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल जो ज़रूरी हैं वो डाल पाया है। उनके नज़र में ऐसा था। दैट वॉज कम्प्लीटली अनट्रू। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, आपको इसका ईयर याद रखना है कि वुड्स डिस्पैच कौन से ईयर में आया था, ठीक है। कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिश ने, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के सेटअप किए गए जिससे कि सारे मैटर्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन पर कंट्रोल किया जा सके। कुछ स्टेप्स लिए गए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। 1857 में आपको पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, जो सिपॉइज़ ने स्टार्ट किया था, वो मेरठ में और दिल्ली में। तो उस दौरान यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में, और अटेम्प्ट्स वो भी किए गए किस चीज़ के लिए, स्कूल्स एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करने की भी कोशिशें हुई, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं यूरोपियन नॉलेज का। वुड्स डिस्पैच जो कहता था, वो क्या कहता था, एक तरीके से उनकी फाइनल जीत थी ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर। वो क्या बोलता था, वी मस्ट एम्फेटिकली डिक्लेयर दैट द एजुकेशन विच वी डिज़ायर टू सी एक्सटेंडेड इन इंडिया इज़ दैट विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ द इम्प्रूव्ड आर्ट्स। मतलब वो कहना चाहते थे कि जो हम वुड्स डिस्पैच के थ्रू इम्प्रूव्ड आर्ट्स को हम इंडिया में डालेंगे और फिलॉसफी लाएंगे, लिटरेचर यूरोप का लेकर आएंगे, इन शॉर्ट यूरोपियन नॉलेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि वो क्या उनकी यूरोपियन नॉलेज को यहाँ पर लाने का पर्पस क्या था, मतलब उसको प्रैक्टिकल यूज़ किस तरीके से लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ ये हो सकता था कि कॉमर्स में यूज़ हो सकता था उनकी, और सिविल सर्वेंट्स, ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स वो यहाँ से ले सकते थे। तो ये दो प्रैक्टिकल यूज़ आपको याद रखने, आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर में हम क्लास 8 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 4 है ये। इसमें हम स्कूल की स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। अभी तक तो हमने यूनिवर्सिटीज़ की हायर एजुकेशन की स्टडीज़ के बारे में समझा कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया वुड्स डिस्पैच के द्वारा। अब लोकल स्कूल में क्या हो रहा था, अब आपको ये आइडिया है कि चिल्ड्रन जो कि प्री ब्रिटिश टाइम में स्कूल में पहले पढ़ रहे थे, ब्रिटिश टाइम से पहले, वो कैसे पढ़ते थे। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू द स्कूल, क्या वो स्कूल जाते थे, और अगर वो वहाँ पे कुछ स्कूल होते भी थे तो ब्रिटिश रूल में किस टाइप के होते थे, ठीक है। अब विलियम एडम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1830s में विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने टूर किया बंगाल के डिस्ट्रिक्ट का और बिहार के डिस्ट्रिक्ट का। उनको ये कहा गया था कंपनी के द्वारा कि वो रिपोर्ट तैयार करें कि इन वर्नाकुलर स्कूल्स में, जो कि हमारी इंडियंस लैंग्वेजेस में जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है। तो जो रिपोर्ट एडम ने प्रोड्यूस की वो इंटरेस्टिंग थी। क्या थी, एडम ने ये बोला कि लगभग 1 लाख पाठशालाएँ हैं बंगाल और बिहार में, और कुछ स्मॉल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते एक में, बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। मतलब सारे अगर इन सब इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के नंबर्स को मिला दे तो 20 लाख के ज़्यादा हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अमीर लोगों ने या लोकल कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, और एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर। कई बार ऐसा भी होता था कि कोई टीचर अपने आप भी इसको सेटअप कर लेता था। तो जो सिस्टम है एजुकेशन का बहुत फ्लेक्सिबल था। कुछ चीज़ें हैं जो एसोसिएट होती हैं स्कूल, जो आज के स्कूल जैसी हैं, वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट दैट टाइम, वो उस समय की पाठशाला में भी थी, ठीक है। कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कुछ सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंचेस चेयर्स नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड्स नहीं था, और क्लासेस जो है का सिस्टम है वो नहीं थे जो आज होते हैं, और रोल रजिस्टर, रोल कॉल रजिस्टर, जो रोल नंबर जिसमें हम नोट करते हैं, वो नहीं थे। कुछ एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, और रेगुलर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था। और कुछ प्लेसेस पर जो क्लासेस थी वो एक बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे ही लगती थी। कुछ प्लेसेस पर विलेज के शॉप के या टेम्पल के कॉर्नर पर, या कभी गुरु के घर पर भी।
फ़ी डिपेंड करती थी कि पेरेंट्स की इनकम कितनी है। अगर अमीर पेरेंट्स हैं तो वो ज़्यादा फ़ी देते थे पुअर के मुकाबले। और जो टीचिंग थी वो ओरल थी, यानी मुँह ज़बानी पढ़ाया जाता था, लिखने का कोई काम नहीं था। गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता था, अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाते थे, एक साथ ही सबको बिठा लेते थे, सारे एक साथ बैठते थे। जो गुरुज थे वो सेपरेटली इंटरेक्ट करते थे एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से, जो उन्हें लगता था कि ये एक ग्रुप में आते हैं, एक क्लास में हो सकते हैं, ठीक है। एडम ने ये भी डिस्कवर किया कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये सूट करता था उस समय की लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल में हम देखें, अगर जैसे क्लासेस हार्वेस्ट टाइम, जो फसल, वो ज़्यादातर लोग खेती करते थे उनके पेरेंट्स, तो जब फसल काटने का टाइम था तो ज़्यादा लोगों को काम में लगाना पड़ता था, वो अपने बच्चों को भी फसल काटने के काम में लगाते थे, तो स्कूल जाना पॉसिबल उस टाइम उनके लिए नहीं होता था। तो रूरल चिल्ड्रन अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करते थे। पाठशालाएँ स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट। जब फसल कट जाती पूरी सबकी, हार्वेस्ट सीजन ख़त्म होने वाला होता था, तो दोबारा से पाठशालाएँ स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, और स्टोर कर दी जाती थी। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक कि जो पीजेंट्स फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते थे, क्योंकि स्कूल उनके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाता था, ठीक है। और नए रूटीन्स और नए रूल्स अब क्या थे? अब मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी कंसर्न थी प्राइमरीली विद हायर। अभी शुरू में हमने पढ़ा वुड्स डिस्पैच के थ्रू हायर एजुकेशन को एम किया गया, तो लेकिन उससे लोकल पाठशालाओं को फंक्शन करने दिया गया। अब जैसे वो चल रही थी वैसे ही चलती रही उस दौरान, लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वर्नाकुलर एजुकेशन, जो कि लोकल भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उसके भी सिस्टम को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। उनको लगा कि ऐसा करने के लिए कुछ रूटीन्स बनाना चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए, और रेगुलर इंस्पेक्शंस भी चलने चाहिए, ठीक है। ऐसा कैसे किया जाता, क्या मेजर्स कंपनी ने लिए? उसने क्या किया, कुछ गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया। हर कोई इंचार्ज होता था ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स का एक पंडित, ठीक है। और उस पंडित का काम क्या था, वो विजिट करता था पाठशाला में और ट्राई करता था इम्प्रूव करने के लिए क्या, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को। हर गुरु से कहा जाता था कि पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करे और क्लासेस ले अकॉर्डिंग, रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और टीचिंग अब टेक्स्ट बुक के बेस पे होती थी, और जो लर्निंग थी उसको टेस्ट भी किया जाता था, यानी एग्ज़ाम दिया जाता था एनुअली। स्टूडेंट्स को कहा जाता था एक रेगुलर फ़ी दें, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, फिक्स सीट पर बैठें जैसे कि आज क्लासेस में होता है, और न्यू रूल्स को डिसिप्लिन के फॉलो करें। पाठशालाएं जो कि एक्सेप्ट कर लेती थी न्यू रूल्स को, उनको सपोर्ट करती थी गवर्नमेंट अपने ग्रांट्स के थ्रू, यानी कि कुछ पैसे से मदद करती थी। और कुछ जो कि इस तरीके के रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती थी, गवर्नमेंट उनको कोई सपोर्ट नहीं करती थी। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, जो कि गुरुज इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। गवर्नमेंट जिन स्कूलों को एड यानी सहायता देती थी पैसे की, उनको उनसे कम्पीट कर पाना वो बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। जो नए रूल्स और रूटीन्स थे उसका एक और प्रभाव पड़ा। पहले के सिस्टम में जो पुअर पीजेंट्स की फैमिलीज पढ़ भी लेती थी, उनके बच्चे, मतलब हार्वेस्ट के टाइम पे स्कूल बंद रहता था तो वो पढ़ लेते थे, लेकिन क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। लेकिन जो नया डिसिप्लिन का सिस्टम था उसमें रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, हार्वेस्ट के टाइम पे भी बच्चे उनको पढ़ाई करते हुए चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए नहीं जाने देते थे। तो इससे वो स्कूल ही छोड़ दिया उन्होंने। क्या किया, क्योंकि वो इनडिसिप्लिन, उनको फॉलो करना मजबूरी हो गई उनकी, ठीक है। इस तरीके से उनको समझा जाने लगा कि ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनके अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं कि इन्होंने पाठशालाओं किस तरीके से काम करती थी और नए रूल्स किस तरीके से लाए गए ब्रिटिश के द्वारा स्कूलों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को, आप ये अरविंदो घोष के द्वारा भी जो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत काम किया, ठीक है, इसको भी चलो पढ़ लेते हैं। एक स्पीच जो जनवरी 15 को 1908 में बॉम्बे में अरविंदो घोष ने दी, तो किस पर, नेशनल एजुकेशन के गोल पर। उन्होंने कहा कि किसी भी नेशन की एजुकेशन सिस्टम का गोल होना चाहिए नेशनलिज्म को उभारना, यानी कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। इससे क्या था कि हम ऐसा तो हम तभी कर सकते थे जब अपने पूर्वजों की हेरोइक डीड्स को, उन्होंने कितनी ब्रेवरी से जो कि हेरोइक काम किए, उनको देखना। एजुकेशन वर्नाकुलर भाषा में ही दी जानी चाहिए, लोगों की लोकल भाषा में देनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक वो पहुंच सके।
अरविंद घोष किस चीज़ पर और एम्फोसाइज करते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रूट से भी रहें, यानी कि अपनी कल्चर को भी सीखें, लेकिन उनको मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज और वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स के एडवांटेजेस भी लेने चाहिए, यानी कि वो दोनों के ही समर्थक थे। ठीक है। और मोर ओवर द स्टूडेंट शुड ऑल्सो लर्न सम यूज़फुल क्राफ्ट्स, और उसके साथ ये भी कहते थे कि कुछ हाथ का काम भी, यानी कुछ बनाना, हाथ से जो हम क्राफ्ट्स बनाते हैं वो भी सीखना चाहिए, जिससे कि उनको कुछ इनकम हो सके। ठीक है, जब वो स्कूल को छोड़ें। तो ये अरविंद घोष के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में कैसी सोच रखते थे, तो आपको ये बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस से हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिस्ट्री के, क्लास 8 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का। इसमें हम पढ़ेंगे द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। एक नेशनल एजुकेशन का क्या उद्देश्य, एजेंडा था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या थे, वो वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट दैट। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश लोग ही सोच रहे थे हमारे देश में एजुकेशन के बारे में। अर्ली 19th सेंचुरी से बहुत सारे हमारे देश के अपने थिंकर्स भी, इंडिया के, वो सोचने लग गए थे कि एजुकेशन को तो फैलाने की ज़रूरत है इंडिया में। ठीक है, वो इम्प्रेस थे क्योंकि यूरोप में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे जो इंडिया में नहीं हुए थे। वो लोग इम्प्रेस थे, वो चाहते थे कि इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हो। कुछ इंडियंस ने फील किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे इंडिया मॉडर्नाइज होगा, और उन्होंने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ ज़्यादा स्कूल खोलें, कॉलेजेस खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें, कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करें एजुकेशन पर। तो अब इन एफर्ट्स पर आप नज़र डालेंगे इस चैप्टर में। किस में? चैप्टर नंबर 9 में क्या एफर्ट्स उन्होंने किए। और ऐसे भी इंडियंस थे जो कि रिएक्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन पर, यानी कि उनकी नज़र में वेस्टर्न एजुकेशन किसी भी काम की नहीं थी। तो महात्मा गांधी, जो कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो इस तरह की थिंकिंग के होंगे, क्योंकि वो खुद एक लॉयर थे जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, वो वेस्टर्न लर्निंग जानते थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वो इस तरह के इंडिविजुअल्स थे कि वो वेस्टर्न लर्निंग को इंडिया में नहीं लाना चाहते थे। तो क्या कहना था महात्मा गांधी का, इस वाले पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन ने हमें गुलाम बना दिया। किसका? ब्रिटिश का। महात्मा गांधी ने आर्ग्यू किया कि कॉलोनियल एजुकेशन ने एक इंडियंस के माइंड में एक इन्फीरियॉरिटी, यानी कि हीन भावना ला दी है कि हम उनसे कम हैं, यानी कि हमारा कल्चर छोटा है, या हम उनसे कम जानते हैं, हमारी नॉलेज कम है, हम सिविलाइज्ड नहीं हैं। जिस तरीके की फीलिंग उन्होंने हमारे अंदर डालना चाहिए वो हमारे अंदर आ गई, यानी हम हीन भावना से ग्रसित हो गए। इससे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम बड़ा समझने लग गए। आज भी बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ मॉडर्न चीज़ें, जैसे कि हम अब इंडिया के कल्चर को वो लोग क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं। नो, ये आप तो पुराने ज़माने के हो मम्मी, आप तो पुराने ज़माने की चीज़ें सोचते हो। ऐसा नहीं होता, आजकल तो ऐसा होता है। या आजकल बच्चे क्या होते हैं, गाने भी इंग्लिश सुनते हैं, हिंदी गाने उन्हें पसंद ही नहीं आते, वो आउटडेटेड बोलते हैं अपने माँ बाप को। ठीक है, तो इस तरीके से उस टाइम पर भी क्या था, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर समझने लग गए और अपनी प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किसका सोचना था? महात्मा गांधी का। और अपने कल्चर में उनको जो गर्व होना चाहिए वो नहीं रहा। और तो इस तरीके की एजुकेशन एक जहर का काम कर रही थी महात्मा गांधी की नज़र में, और जो एक तरीके का पाप था। इंडियंस गुलाम बन गए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, और उनके अंदर एक बुराई आ गई थी। क्या? वो वेस्ट से प्रभावित हो गए थे, उनकी हर चीज़ की तारीफ़ें कर रहे थे जो भी वेस्ट से आती थी। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग, वो ब्रिटिश रूल को भी एडमायर करने लगे कि हाँ, ब्रिटिश रूल इंडिया में बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? ऐसी एजुकेशन जो कि इंडियंस को उनकी अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट रीगेन करने में हेल्प करे। ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स से कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो जो ब्रिटिश चलाते हैं। ठीक है, जिससे ब्रिटिश लोगों को पता चले कि इंडियंस को ज़रूरत नहीं है उनके गुलाम बनने की। महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली ये फील किया कि इंडियन लैंग्वेजेस में ही इंडिया के लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, और एजुकेशन जो इंग्लिश की है उससे क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस देम। इससे क्या हुआ, इंडियंस आपस में एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अपने आसपास के सराउंडिंग से ही अपने आप को अलग थलग कर लिया इंग्लिश की वजह से, और अपने ही देश में वो अजनबी बन गए हैं। एक फॉरेन लैंग्वेज बोलने से अपने लोकल कल्चर से दूर हो गए हैं, और इंग्लिश एजुकेशन एंड द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। तो वो अपने ही लोगों से कांटेक्ट करने में, कनेक्ट करने में जुड़ नहीं पाते हैं वो। ठीक है, एंड वेस्टर्न एजुकेशन
और क्या कहा महात्मा गांधी ने, वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही जोर देती है, ना कि ओरल नॉलेज पर, और टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान देती है, ना कि उस टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसका एक्सपीरियंस रियल लाइफ में हम कैसे करें, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर नहीं देती है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि एजुकेशन को एक इंसान की माइंड और सोल पर को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी यानी पढ़ना और लिखना, इस कॉल्ड लिटरेसी, ठीक है, सिर्फ पढ़ना जानना लिखना जानना ही लिटरेसी है। वो सिर्फ एक सीधी सिंपल पढ़ने और लिखने को बोलते हैं। वो सिर्फ एजुकेशन नहीं कही जा सकती। लोगों को अपने हाथ से कुछ काम करना भी आना चाहिए, कुछ हाथ से चीज़ें बनानी आनी चाहिए, और उनको ये जानना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, और उनको अपना खुद का माइंड डेवलप करना आना चाहिए और चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस को वो एजुकेशन कहते थे, ना कि सिर्फ लिटरेसी को, सिर्फ पढ़ने और लिखने को ही वो लिटरेसी नहीं कहते थे, ठीक है। और एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन, तो जैसे जैसे ये सेंटिमेंट्स यानी कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश की जो फीलिंग है, अपने देश की चीज़ों से लगाव उनका बढ़ा, तो बहुत सारे थिंकर्स बढ़ने लग गए जो नेशनल एजुकेशन पर ध्यान बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच कुड रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द सेटअप बाय द ब्रिटिश। वो ब्रिटिश से के सिस्टम से अलग सोचने लग गए, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर उसमें से एक हैं। वो क्या कहते थे, अबोर्ड ऑफ पीस, उनका शांति निकेतन, जिसको हम हिंदी में समझ सकते हैं शांति का घर, अबोर्ड मतलब घर, ठीक है। मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, डू यू नो वाई इट इज़ एस्टेब्लिश एंड वाई बाय होम। तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था 1901 में। जब वो एक बच्चे थे तो टैगोर क्या करते थे, वो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनको बहुत घुटन होती थी और बहुत ऑप्रेसिव सी फीलिंग आती थी। स्कूल उनको एक जेल की तरह लगता था। उनको कभी वो सब काम नहीं कर सकते थे जो उनको करने का मन करता था, ठीक है। और जो बाकी बच्चे थे वो टीचर्स को सुनते रहते थे, और टैगोर का दिमाग तो इधर उधर घूमता रहता था। तो जो एक्सपीरियंस उनका स्कूल डेज़ में था कलकत्ता में, उससे टैगोर के आइडियाज़ जो एजुकेशन के बारे में थे उस टाइम बनने लग गए। जैसे ही वो बड़े, उन्होंने एक ऐसा स्कूल शुरू किया जिसमें बच्चा खुश रहे और वहाँ फ्री रह सके, क्रिएटिव, जो वो करना चाहता है वो करे अपने थॉट्स और डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग। टैगोर ने क्या फील किया कि चाइल्डहुड ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें बच्चा खुद सीखे, और आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन, मतलब स्कूलिंग सिस्टम में जितना डिसिप्लिन रिजिड होता है वो ना हो। टीचर्स को भी इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और बच्चे को उसकी क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा को डेवलप करने देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, मतलब कि वो बच्चों पर थोपते हैं चीज़ें कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही करो, इसी तरीके से करनी चाहिए और ऐसे ही करनी चाहिए। बच्चा क्या करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है, वो उसको करने नहीं देते, और उनके किसी भी चीज़ पर विचार करने के जो सेंस को मार दिया है इस सिस्टम ने। टैगोर इस व्यू के थे कि क्रिएटिव लर्निंग एनकरेज करनी चाहिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो उन्होंने क्या किया कि 100 किलोमीटर की दूरी में ही कलकत्ता में स्कूल खोलने की सोची, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसको क्या नाम दिया, शांति निकेतन यानी अबोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया, जहाँ पर नेचर के हारमोनी में लोग यानी बच्चे रहते थे, और वो अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी, अपने नेचर को देख कर, जान कर, आसपास खुद जो फील करते थे उसको सुनकर, समझकर, करके, ठीक है, सीखते थे। और इन मैनी सेंसेस टैगोर और महात्मा गांधी, वैसे देखा जाए तो महात्मा गांधी और टैगोर में क्या था, बिल्कुल सिमिलैरिटी, दोनों ही इंडियन लर्निंग पर एम्फोसाइज करते थे एजुकेशन में, लेकिन डिफरेंस था। अब आपसे पूछेंगे डिफरेंस क्या है इन दोनों के थॉट्स में। गांधी जी तो बिल्कुल वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल ही खिलाफ थे, और मशीन्स और टेक्नोलॉजी के भी खिलाफ थे। लेकिन जो टैगोर थे वो दोनों के कॉम्बिनेशंस पर जोर देते थे, ठीक है, कॉम्बिनेशन पर, ठीक है, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के भी, एंड ही सॉ एज द बेस्ट विद इन द इंडियन ट्रेडिशन, और इंडियन ट्रेडिशन में जो बेस्ट चीज़ें थी उसके साथ कंबाइन करके एजुकेशन होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी शांति निकेतन में पढ़ाई जानी चाहिए, साथ में आर्ट, म्यूज़िक, डांस जो कि इंडिया का है वो भी पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे इंडिविजुअल्स और थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन, मतलब कैसे बने, सब सोच रहे थे ऐसा, मतलब जो बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स लोग थे वो अपने अपने विचार रख रहे थे। कुछ चाहते थे कि एजुकेशनल सिस्टम जो ब्रिटिश ने शुरू किया उसको चेंज किया जाए, कुछ चाहते थे कि उसको बढ़ा दिया जाए,
और ज़्यादातर लोगों तक फैला दिया जाए। कुछ आर्ग्यू करते थे कि कुछ और सिस्टम अलग से होना चाहिए जहाँ पे लोग एजुकेट किए जा सके अपने कल्चर में और ट्रूली नेशनल बने वो। और हु वॉज टू डिफाइन, अब कौन कह सकता है कि ट्रूली नेशनल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिबेट थी कि नेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंस के बाद तक भी चलती रही। तो इस चैप्टर में हमारा ये ख़त्म होता है कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम कैसा था और हमारे देश में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोगों की सोच कैसे बदली, महात्मा गांधी की क्या सोच थी और रविंद्रनाथ टैगोर की क्या सोच थी और अरविंद घोष जिनके बारे में हमने यहाँ पे बॉक्स में पढ़ा था उनकी क्या सोच थी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको आई थिंक आपको एजुकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर अभी इसी के साथ यहाँ ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।